पूरे भारत में एक साल में लगभग 5 लाख जो डेथ्स है वो सेल्फ पॉइजनिंग मतलब खुद से जहर लेने के कारण होती है। और ये जो 5 लाख डेथ्स है उसमें कि अराउंड 60 to 70% जो डेथ्स है उनका जो कारण है वो रहता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है यानी हमारे पहले पार्ट में हम इसकी ईटियोलॉजी देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। और जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये देखेंगे और साथ में ही इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों आप अगर डॉक्टर है या आप अगर नर्स है तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइज़न है इसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए। और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है इसकी ईटियोलॉजी क्या है, मतलब मरीज़ में ये पॉइजनिंग कैसे होता है। तो इसका जो मेन कारण है वो है इंसेक्टिसाइड्स जो हम हमारे खेतों में यूज़ करते हैं या फिर हमारे घरों में भी हम यूज़ करते हैं। और ये जो इंसेक्टिसाइड्स है ये मरीज़ तक कैसे पहुँचते हैं, तो इसका जो मेन कारण है वो रहता है सुसाइडल अटेम्प्ट, मतलब जो मरीज़ है वो ये पॉइज़न लेके सुसाइड करने की कोशिश करता है, ये इसका मेन कॉज है। और जो दूसरे 2 कॉज है वो है एक्सीडेंटल, मतलब गलती से पेशेंट को पॉइजनिंग हो सकता है। और तीसरा कॉज है ऑक्यूपेशनल, मतलब मरीज़ ऐसी जगह काम करता है जहाँ से उसको एज एन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड ये पॉइजनिंग हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो मेन कारण है वो है सुसाइड। बहुत बार हम किसानों की आत्महत्या की जो न्यूज़ है वो हम पढ़ते रहते हैं और इसके पीछे जो चीज़ का वो प्रयोग करते हैं वो मेन जो चीज़ है वो रहती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स है वो इन्हें बहुत ही इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइजन है ये मरीज के शरीर में कैसे पहुंचता है। तो दोस्तों इसके 3 रूट्स रहते हैं। पहला रहता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब स्किन के थ्रू या हमारे आँखों के थ्रू ये जो पॉइजन है ये शरीर में जा सकता है। दूसरा ओरल म्यूकोजा या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब ये जो पॉइज़न है ये पी के भी पेशेंट आते हैं और इसके थ्रू भी वो जो पॉइज़न है वो बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। और तीसरा है इन्हेलेशन, मतलब जब भी ये इंसेक्टिसाइड्स खेतों में स्प्रे किए जाते हैं तो वो जो हवा है उसमें वो जो मिक्स होते हैं तो हम जब सांस लेते हैं तो उसके थ्रू भी ये शरीर में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल रहते हैं, इसलिए कोई भी रूट से ये बॉडी के अंदर जा सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है इसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस है इसके मेनली 2 टाइप रहते हैं। एक रहते हैं डाईमिथिल कंपाउंड्स और दूसरे रहते हैं डाईइथिल कंपाउंड्स। तो दोस्तों इसे क्लासीफाई करने का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के जैसे ही कुछ सिमिलर पॉइजन्स रहते हैं जिन्हें कहते हैं कार्बामेट्स, क्योंकि इनके क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट बहुत सारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के जैसा ही रहता है, इसलिए उन्हें मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों अब ईटियोलॉजी जानने के बाद हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब एक्चुअली में मरीज़ को पॉइजनिंग कैसे होता है। तो दोस्तों इसका जो मेन एक्शन है वो ये है कि इट इनहिबिट्स कोलिन इस्टरेज एंजाइम। जो कोलिन इस्टरेज एंजाइम है इसे ये इनहिबिट करता है, मतलब उसका जो काम है ये बंद कर देता है। तो दोस्तों ये जो कोलिन इस्टरेज एंजाइम्स है वो हमारे बॉडी में 2 प्रकार के रहते हैं। पहला जो है उसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन इस्टरेज और दूसरा जो है उसे कहते हैं ब्यूटिरिल कोलिन इस्टरेज। तो ये जो एसिटाइल कोलिन इस्टरेज है इसे ट्रू कोलिन इस्टरेज भी कहते हैं और ये जो ब्यूटेरिल कोलिन इस्टरेज है इसे स्यूडो कोलिन इस्टरेज भी कहते हैं।
तो ये जो एसिटाइल कोलिनस्टरेज है ये पाया जाता है ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर ये पाया जाता है आरबीसीज में, और जो कोलिनर्जिक सिनेप्सेस रहते हैं वहाँ पे ये एंजाइम मिलता है। और ये जो ब्यूटेरिल कोलिनस्टरेज है ये हमें मिलता है प्लाज्मा में। अब ये जो पॉइज़न है ये पॉइजनिंग कैसे करता है, तो मेन इसका जो एक्शन है वो है एसिटाइल कोलिनस्टरेज में। तो अब ये जो पॉइजनिंग है वो कैसे होता है ये मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों ये एक सिनेप्स है, ये प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग है और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व एंडिंग है। अब ये जो प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग है यहाँ पे रहते हैं एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स। तो अब आप देखिए कि मैं ये ब्लैक डॉट से ये एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ। तो ये है एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स जो ऐसे वेसिकल्स में तैयार होते हैं, और ये वेसिकल फिर यहाँ पे सिनेप्स में ओपन हो जाता है। और फिर ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स है तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे आके ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और इस प्रकार से इसकी एक्शन होती है। तो दोस्तों अब ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स है इन्हें ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम रहता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिनस्टरेज। तो ये जो एंजाइम है वो क्या करता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन के जो मॉलिक्यूल्स है इन्हें ब्रेक कर देता है, और इस प्रकार एसिटाइल कोलिन के जो मॉलिक्यूल्स ये सिनेप्स में जमा हो रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाती है या उनकी संख्या कंट्रोल में रहती है। तो अब ये पॉइजन है ये क्या करता है कि ये जो कोलिन एसिटाइल कोलिनस्टरेज के जो मॉलिक्यूल है इसे ये चिपक जाता है, और ये चिपकने के कारण क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिनस्टरेज के जो मॉलिक्यूल है वो फिर एसिटाइल कोलिन जो है इसे ब्रेक नहीं कर सकते, और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल जमा हो जाते हैं, और ये जो है फिर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं। और ये जो हाइपर स्टिमुलेशन है रिसेप्टर्स का, इसके कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं, इसके रिसेप्टर्स रहते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और साथ में ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसके रिसेप्टर्स रहते हैं। तो दोस्तों ये जो अलग अलग रिसेप्टर्स है ये एसिटाइल कोलिन के कारण हाइपर स्टिमुलेट होते हैं, और फिर ये जो पॉइजनिंग है इसके क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। तो दोस्तों अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसमें और एक कंसेप्ट है और वो है एजिंग। तो अब ये एजिंग है इसका क्या मतलब है, तो ये जो एसिटाइल कोलिनस्टरेज का जो मॉलिक्यूल है इस पर जब हमारा पॉइजन चिपक जाता है तो धीरे धीरे ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मतलब पहले इनकी सगाई हो जाती है और धीरे धीरे फिर इनकी शादी हो जाती है। एक बार इनकी शादी हो गई तो फिर एसिटाइल कोलिनस्टरेज और जो पॉइजन है इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, और फिर ये जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है इसे कहते हैं एजिंग। तो दोस्तों अब ये जो एजिंग है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि एक बार एजिंग हो गया तो फिर हमें फिर से जो नया कोलिनस्टरेज मॉलिक्यूल जब तक नहीं बनता है तब तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि तब तक ये जो हाइपर स्टिमुलेशन है वो शुरू ही रहेगा। और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एजिंग होने के पहले जो इसका एंटीडोट है, मतलब जो ऑक्साइम्स है, ऑक्साइम्स करके ये जो पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो अगर हमने एजिंग होने के पहले दिया तो ही उसका कुछ यूज़फुलनेस रहता है। और इसका तीसरा सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस जैसे कार्बामेट्स करके भी पॉइजन्स रहते हैं, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ऐसा रहता है कि एसिटाइल कोलिनस्टरेज और कार्बामेट्स इनका जो बॉन्ड है वो रिवर्सिबल रहता है, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस और एसिटाइल कोलिनस्टरेज इनका जो बॉन्ड है वो इरिवर्सिबल रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बाद हम देखते हैं कि ये जो पॉइजनिंग है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं।
पहला जो है इसे कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, दूसरा जो है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट सिंड्रोम, और तीसरा जो है उसे कहते हैं डिलेड न्यूरोपैथी। तो जब भी मरीज़ हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो हमें दिखता है वो रहता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है इसमें जो पैरालिसिस होता है उसे कहते हैं टाइप 1 पैरालिसिस। तो दोस्तों ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस के जो सिम्टम्स है वो कब शुरू होते हैं, वो 30 मिनट्स टू 3 आवर्स ये टाइम पीरियड में ये जो सिम्टम्स है वो शुरू होते हैं। और ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है ये 24 घंटे से 72 घंटे तक रहता है। तो दोस्तों अब ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है इसके जो सिम्टम्स है इसे भी हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं। पहले रहते हैं मस्कैरेनिक सिम्टम्स, फिर रहते हैं निकोटिनिक सिम्टम्स, और फिर रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स। तो दोस्तों मस्कैरेनिक सिम्टम्स याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिसका नाम है डम्बेल्स। तो इसके हिसाब से डी से होता है डायरिया, यू से होता है यूरिनेशन, एम से होता है मियोसिस, मतलब हमारे जो प्यूपिल्स है वो बहुत बारीक या पिन पॉइंट हो जाते हैं। फिर बी से होता है ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रोंकोरिया, मतलब ब्रेडिकार्डिया मतलब हमारा जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, और ब्रोंकोरिया मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो सिक्रीशंस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ई से होता है एमेसिस मतलब उल्टी होना, एल से होता है लैक्रामेशन मतलब आंसू आना, और एस से होता है सलाइवेशन मतलब लाल टपकना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी जो लिक्विड्स है बॉडी के वो बाहर आ रहे हैं, मतलब डायरिया, यूरिनेशन, ब्रोंकोरिया, लैक्रेमेशन, सलाइवेशन, मतलब हर जगह से जो पानी है वो बाहर आ रहा है, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। फिर जो है आते हैं निकोटिनिक जो साइंस है उसमें फैसिकुलेशंस मिलते हैं, मतलब हमारे बॉडी के जो मसल्स है जैसे हम सक्सिनिल कोलिन देने के बाद जैसे फैसिकुलेशंस आते हैं वैसे ऐसे मसल की जो मूवमेंट है वो दिखती है, और फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी होता है। और सीएनएस में क्या सिम्टम्स रह सकते हैं, पेशेंट को हेडेक मतलब उसका सिर दुख सकता है, ड्राउजीनेस होता है, झटके भी आ सकते हैं, या फिर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स है इसे हम कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। और ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस रहता है वो रहता है 24 आवर्स टू 72 आवर्स, मतलब 1 से 3 दिन तक ये कोलिनर्जिक क्राइसिस रहता है। उसके बाद जो आता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट सिंड्रोम। अब ये जो इंटरमीडिएट सिंड्रोम है ये 10 से 40% पेशेंट में ही दिखता है। ये खासकर हमें कब दिखता है, ये हमें ऐसे पॉइजनिंग में दिखता है जो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, मतलब इनिशियली वो जो हमारा जो लिपिड है बॉडी का उसमें रहते हैं और धीरे धीरे फिर वो जो पॉइजन है वो फिर से ब्लड में आना चालू हो जाता है, और उसके कारण जो होता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट सिंड्रोम। और इसमें जो पैरालिसिस रहता है उसे कहते हैं टाइप 2 पैरालिसिस। और ये इंटरमीडिएट सिंड्रोम कब शुरू होता है, ये पॉइजनिंग होने के बाद 24 घंटे से 96 आवर्स उसके बाद ये पेशेंट में दिख सकता है। इसकी खासियत क्या है, इसमें जो क्रैनियल नर्व्स है उनका पैरालिसिस होता है, और ख़ासकर ऐसे क्रैनियल नर्व्स जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है उन्हें सप्लाई करती है उनका पैरालिसिस होता है। फिर प्रॉक्सिमल मसल पैरालिसिस होता है, मतलब हमारे जो लिम्स है अपर लिम लोअर लिम उसके जो प्रॉक्सिमल मसल्स है उनका पैरालिसिस होता है, और इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी होता है। और ये जो इंटरमीडिएट सिंड्रोम है ये 4 से 18 दिन तक भी चल सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी साइन बताता हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट में इंटरमीडिएट सिंड्रोम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बहुत ही एक खास एक साइन रहती है जिसमें हमारी जो नेक है उसके जो फ्लेक्शन करने की जो मसल्स है वो पैरालाइज पहले होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो पेशेंट है जब बेड पे पड़ा रहता है तो उसका जो सर है वो ऐसे उठा नहीं सकता है। तो दोस्तों आप जब ये पेशेंट में ये साइन मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि पेशेंट इंटरमीडिएट सिंड्रोम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार इंटरमीडिएट सिंड्रोम के बाद
जो तीसरा जो मैनिफेस्टेशन है उसे कहते हैं डिलेड न्यूरोपैथी, और इसमें जो पैरालिसिस रहता है उसे कहते हैं टाइप 3 पैरालिसिस, या इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है OPIDP, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंड्यूस्ड डिलेड पॉलीन्यूरोपैथी। तो दोस्तों ये कब दिखता है? ये पॉइजनिंग के बाद हमें 2 से 3 हफ्ते के बाद दिख सकता है। न्यूरोपैथी होने का मेन कारण जो है वो ये है कि न्यूरोपैथी टारगेट ईस्टरेज करके एंजाइम रहता है, वो इनहिबिट होने के कारण ये न्यूरोपैथी होती है। और ये खासकर हमें तब दिखती है जब बहुत हाई डोज में पेशेंट में पॉइजनिंग होता है, या फिर बहुत क्रोनिक मतलब बहुत देर तक पेशेंट पॉइजनिंग में रहता है, तभी ये न्यूरोपैथी हमें पेशेंट में दिखती है। और ये जो न्यूरोपैथी है इसके जो साइन है वो है कि इसमें डिस्टल मसल्स पैरालाइज होती है। इंटरमीडिएट सिंड्रोम में प्रॉक्सिमल मसल पैरालिसिस होता है, लेकिन डिलेड न्यूरोपैथी में डिस्टल मसल का पैरालिसिस होता है। और ये जो न्यूरोपैथी है ये मिक्स्ड भी रह सकती है, मतलब मोटर और सेंसरी भी रह सकती है। और अगर सेंसरी रही तो इसमें पैरेस्थीसिया या नमनेस भी हमें मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार जब हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के जो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, इसे हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो टाइम के हिसाब से वो रहता है कोलिनर्जिक क्राइसिस, फिर रहता है इंटरमीडिएट सिंड्रोम, और फिर रहता है डिलेड न्यूरोपैथी।